देखो ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, कई बार ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र विशेष है यहां किस किस राजवंश के राजाओं ने शासन किया। साथियों यदि रीवा की बात करूं तो कलचुरी राजाओं ने शासन किया और बघेल राजपूतों ने भी शासन किया। तो तानसेन किसके दरबार में थे? रामचंद्र के दरबार में, रीवा नरेश, ठीक है। और अकबर के आसफ खान ने यहां अटैक किया और तानसेन अकबर के दरबार में पहुंच गया और आप जानते हैं कि 9 रत्नों में शामिल हुआ था, ठीक। और जो आसफ खान था ना, इस रीवा, इस बघेलखंडी रियासत को अपने आधिपत्य में लेने के बाद ही आगे बढ़ा था और आगे बढ़ के उसने गढ़मंडला क्षेत्र गोंडवाना रियासत पे अटैक किया था। रानी दुर्गावती के बारे में जो हम पढ़ते हैं पिछले लेक्चर में बताया था। यह पता होना चाहिए दोस्तों। मैं बोल रहा हूं आपको कि जो चीज अनावश्यक है मैं खुद बोल देता हूं, पर जो चीज जरूरी है वहां मैं बार बार बल देता हूं कि यह आपको करना है। कटोरी क्षेत्र कहां का है? रीवा का है। किससे रिलेटेड है? चीनी मिट्टी से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला में आज का जिला है रीवा और रीवा के बारे में हम हर वो जरूरी तथ्य देखने वाले हैं जो पटवारी, व्यापम, एमपीपीएससी प्रीलिम्स सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि मैं मैप में बात करूं तो रीवा जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच कर रहा है। जी हां, ये कोई अंतर्वर्ती जिला नहीं है, किसी राज्य को छू रहा है। नंबर सेकेंड, मध्य प्रदेश के किन जिलों को छू रहा है? तो साथियों सतना, देखिए पश्चिम में सतना को छू रहा है और दक्षिण में सीधी को छू रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंगरौली को बिल्कुल भी नहीं छू रहा है। सीधी को छू रहा है दक्षिण से और सतना को छू रहा है पश्चिम से। और किस राज्य की सीमा को टच कर रहा है? उत्तर प्रदेश। दो बातें क्लियर। हर लेक्चर में हम इस विषय पे जरूर चर्चा कर रहे हैं कि स्पर्श किन किन जिलों को करता है। कोई भी जिला बाहरी राज्य को करता है कि नहीं करता है, तो किस राज्य को करता है। बात क्लियर, आगे चलते हैं। साथियों, इतिहास की यदि मैं बात करूं तो रीवा से संबंधित संपूर्ण इतिहास को मैं कुल 8 इंपॉर्टेंट बिंदुओं के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, 12वीं शताब्दी की बात है कि कलचुरी राजाओं का यहां आधिपत्य था। कलचुरी राजा जो गुजरात क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं, उन कलचुरी राजाओं ने यहां पर आधिपत्य स्थापित किया 12वीं शताब्दी में, ठीक। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने यहां कई मंदिर, मठ, इस सब का निर्माण कराया। अच्छी बात है। बाद में बघेल राजपूत राजा भी यहां अपनी सत्ता स्थापित करने के क्रम में आ गया है। तो देखिएगा आगे, रीवा रियासत, रियासत के रूप में इसकी स्थापना हो गई साथियों 1400 ईस्वी के आसपास और बघेल राजपूतों का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो देखो ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, कई बार ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्र विशेष है यहां किस किस राजवंश के राजाओं ने शासन किया। साथियों, यदि रीवा की बात करूं तो कलचुरी राजाओं ने शासन किया और बघेल राजपूतों ने भी शासन किया और रियासत के रूप में सबसे पहले उन्हीं ने स्थापित किया था। दो बातें हो गई, मैंने 8 बिंदु का वादा किया है आपसे। देखिएगा अगला, इसके बाद क्या हुआ? अकबर। दोस्तों, अकबर के बारे में क्या ही बताऊं आपको। मुगल साम्राज्यवाद के क्रम में अकबर मध्य प्रदेश की कई छोटी छोटी रियासतों को ध्वस्त करने के क्रम में आगे बढ़ रहा था और आप जानते हैं कि उसका जो सेनापति या नेतृत्व करता था आसफ खां था। तो आसफ खां ने 1564 की बात है, इसके आसपास सबसे पहले रीवा क्षेत्र पर अटैक किया, बघेली क्षेत्र पर अटैक किया। और आप सब जानते हैं यहां के राजा थे रामचंद्र और उनके दरबार में हुआ करता था तानसेन। तानसेन यहीं से तानसेन को अकबर के दरबार में पहुंचाया गया, ठीक। तो तानसेन किसके दरबार में थे? रामचंद्र के दरबार में, रीवा नरेश, ठीक है। और अकबर के आसफ खान ने यहां अटैक किया और तानसेन अकबर के दरबार में पहुंच गया और आप जानते हैं कि 9 रत्नों में शामिल हुआ था, ठीक। और जो आसफ खान था ना, इस रीवा, इस बघेलखंडी रियासत को अपने आधिपत्य में लेने के बाद ही आगे बढ़ा था और आगे बढ़ के उसने गढ़मंडला क्षेत्र गोंडवाना रियासत पे अटैक किया था। रानी दुर्गावती के बारे में जो हम पढ़ते हैं पिछले लेक्चर में बताया था। तो रानी दुर्गावती के क्षेत्र पे वो कब पहुंचा था? पहले वो रीवा से होते हुए गया था। कौन? आसफ खान, अकबर का नेतृत्व करता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर क्या हुआ? रीवा नरेश विक्रमादित्य ने बांधवगढ़ की जगह रीवा को राजधानी बनाया। मतलब रीवा क्षेत्र राजधानी के रूप में कब बना? देखिए रियासत के रूप में बन गया था 1400 में, अब राजधानी के रूप में कब स्थापित हुआ? 1618। किसने किया? विक्रमादित्य। पहले बांधवगढ़ हुआ करती थी राजधानी, फिर रीवा को बनाया। आगे सुनिए,
1857 की क्रांति आई साहब। और आगे बढ़ते हैं तो यहां के राजा या महाराज रघुराज ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। यह आपको पता होना चाहिए। रघुराज का संबंध कहां से? रीवा बघेलखंड क्षेत्र से अंग्रेजों का समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर ये ब्रिटिश बघेलखंडी एजेंसी बन गई। ठीक, फिर क्या हुआ? 1947 तक चूंकि यहां के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने उनको स्वायत्तता देके रखी थी कि तुम इस क्षेत्र पे शासन करो, कोई दिक्कत नहीं। 1947 तक ये बघेल राजाओं की राजधानी रहा रीवा। और कब बना था राजधानी? देखिए इधर बताया था मैंने पिछली स्लाइड में, 1618 में बना था राजधानी पहली बार। और कब तक रहा? 1947 तक। ये बिल्कुल फ्लो चार्ट्स आपको बना लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? 48 में, आप जानते हैं आजादी के बाद 1948 में रियासतों को मिलाया जा रहा था। भारत की छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, याद है आपको? तो उसी एकीकरण के दौरान बिंद प्रदेश का गठन हुआ। सारी यहां की आसपास की रियासतों को मिला के बिंद प्रदेश बना दिया गया। ओके, तो भैया अब जो रीवा है वो 48 से 56 तक इस बिंद प्रदेश की राजधानी रहा। देखिए 47 तक तो बघेल राजाओं की राजधानी रहा, फिर 48 में बन गया बिंद प्रदेश सारी रियासतों को मिला के, और 48 में ये बन गया बिंद प्रदेश की राजधानी। और कब तक रहा? 56 तक रहा। और आप जानते हैं 1956 में क्या हुआ था? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक, तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ तो उस समय जो बिंद प्रदेश था उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अब कोई अलग अलग प्रदेश तो रह नहीं सकता, सब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गए। अब रीवा का क्या होगा? क्योंकि रीवा अभी तक बिंद प्रदेश की राजधानी था। दोस्तों, रीवा को तभी से एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया, जो कि आज वो है। ओके, तो ओवरऑल कितने बिंदु देखे? आइए एक पूरे डॉट में उसके को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बताया 12वीं शताब्दी कलचुरी राजा, दूसरे नंबर पे बताया फिर बघेली राजपूत राजा आ गए। ओके, 2 पॉइंट हुए, और उन्होंने इसे एक रियासत के रूप में स्थापित किया। तीसरा मैंने अकबर की कहानी सुनाई। आसफ खां आया, यहाँ के राजा रामचंद्र तानसेन को ले गया, और उसके बाद ही वो आगे गढ़मंडला या गोंडवाना रियासत की ओर बढ़ा था रानी दुर्गावती के खिलाफ। फिर चौथा बिंदु 1618 में पहली बार राजधानी बना। ठीक, विक्रमादित्य ने बनाया। ओके, 1857 पांचवा बिंदु 1857 महाराज रघुराज ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक, 5 बिंदु हुए। फिर छठवां बिंदु 47 तक, 1618 में बना, 47 तक इनकी राजधानी रहा बघेलों की। 47 के बाद क्या हुआ? 48 में कई रियासतों को मिला के बिंद बना दिया, तो भाई साहब ये बिंद की राजधानी बन गया। और 48 से कब तक? 56 तक। अब ये याद रहेगा आपको, क्यों? क्योंकि 56 में हो गया था राज्यों का पुनर्गठन, तो अब बिंद प्रदेश जैसा तो कुछ रहेगा नहीं, तो उसकी राजधानी रहा रीवा। अब क्या हो जाएगा? स्वतंत्र जिला हो जाएगा। तो रीवा स्वतंत्र जिला कब बना? 56 में बना। यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर रटने जैसा कुछ नहीं है, आप थोड़ी सी कहानी के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, कुछ अन्य नाम। रीवा शहर का नाम जो है वो रेवा नदी के नाम पर पड़ा है। और रेवा किस नदी का नाम है? नर्मदा नदी का। दोस्तों, सफेद शेरों की भूमि भी कहते हैं, तानसेन की धरती भी कहते हैं, और इसका पुराना एक नाम भथा भी है। इतने सारे नाम। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है ऑब्वियसली, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर के बीच अभी दिखाया था मैंने आपको। इसके अलावा पड़ोसी राज्य या जिला, तो राज्य मैंने अभी बताया था आपको यूपी, जिला भी बता चुका हूं, सीधी दक्षिण में है और सतना पश्चिम में है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी, दोस्तों लाल और काली दोनों मिट्टी पाई जाती है। इस सब पे प्रश्न नहीं आएगा, डोंट वरी। मैंने क्या बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनावश्यक होती हैं, देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। टेम्परेचर यदि आया भी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है, बहुत कम कहां होता है, इस सब पे आएगा। ऐसे हर एक जिले का आप नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, मिट्टी वगैरह थोड़ी एक अनुमानित पता होनी चाहिए, और वो भी आप क्षेत्र विशेष पढ़ लेते हो कि इस क्षेत्र की कैसी मिट्टी है, इस क्षेत्र की कैसी, तो जिले की भी समझ में आ जाती। अच्छा, फसल, अलसी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलसी, धान। अच्छा, चना भी प्रमुख है, तो अलसी और चना, इस पे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। खनिज,
खनिज इंपॉर्टेंट है, चीनी मिट्टी और यहाँ के कटोरी क्षेत्र। ये पता होना चाहिए दोस्तों। मैं बोल रहा हूं आपको कि जो चीज अनावश्यक है मैं खुद बोल देता हूं, पर जो चीज जरूरी है वहां मैं बार बार बल देता हूं कि ये आपको करना है। कटोरी क्षेत्र कहां का है? रीवा का है। किससे रिलेटेड है? चीनी मिट्टी से रिलेटेड है। दोस्तों प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो बीहड़ नदी बहुत विख्यात है, जानते हैं आप। अब इस बीहड़ नदी पर कई जलप्रपात हैं और उन जलप्रपातों को लेके बड़ा विवाद भी बना रहता है, तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बहुटी, केवटी, पियावन, चचाई, ये सब जलप्रपात बीहड़ नदी पर हैं। अब कई बार विवाद का विषय बनता है कि भाई बहुटी जो है वो बीहड़ पे थोड़ी है, वो तो इस नदी पर है, वो तो उस नदी पर है। तो भैया देखो, ऐसा है कि हर जगह अलग अलग जानकारियां उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर भी मैंने भी कई तरह से सर्च किया है, हर जगह अलग अलग जानकारी मिलती है। और सबका निष्कर्ष क्या निकला कि वो जो दूसरी नदियों के नाम निकलते हैं कि भाई जो बहुटी जलप्रपात है वो बीहड़ पे नहीं, फलानी नदी पर है, इस नदी पर है, उस नदी पर है, तो वे सारी नदियां भी फाइनली आके कहां मिलती हैं? बीहड़ में। समझ गए आप? तो जिस बहुटी जलप्रपात का संबंध दूसरी नदियों से भी बताया जाता है, तो वो नदियां भी कहीं ना कहीं इसी की सहायक हैं। तो एक जो आदर्श उत्तर होगा, आप बीहड़ी लगा के आइएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। आगे देखें, सोन नदी भी यहां पर है, तमसा नदी पूर्वा जलप्रपात है वहां, टोंस, महाना ये टोंस की सहायक नदी है, और यहां पर क्योटी जलप्रपात है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो ओवरऑल जलप्रपात बहुत हैं, तो कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है ये क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सी नदी है ये पता होना चाहिए। प्रश्न बनेगा, जी हां प्रश्न बनेगा, जलप्रपात पे रीवा से संबंधित जलप्रपात पूछे जाने की संभावना है। आगे देखेंगे साथियों, संभाग तो रीवा जो है उसके अंतर्गत रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली ये 4 जिले आते हैं संभाग के अंतर्गत। और खुद जो रीवा जिला है उसमें 11 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? हुरजूर, रायपुर कड़चुलियान, जवा, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, गुड़, त्योथर, सिमरिया, नईगढ़ी और मनगवा, ये 11 तहसीलें इसके अंतर्गत। आगे देखें, वन्य जीव की बात करूं तो पता ही है आपको, विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जीव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सफेद बाघ, सफेद शेर, रीवा। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुकुंदपुर जो व्हाइट टाइगर सफारी अभ्यारण्य वो यहीं पर है। यह रीवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर में है। कब शुरू हुआ? 3 अप्रैल 2016। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा एक और अभ्यारण्य है, बसावन मामा गौ अभ्यारण्य, ये भी रीवा में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंदपुर जो है वो व्हाइट टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है, रीवा से 20 किलोमीटर दूर है। कब स्थापित हुआ? 3 अप्रैल 2016। और इसके अलावा एक और मैंने बताया, बसावन मामा गौ अभ्यारण्य, ये भी रीवा में है। आगे देखते हैं साथियों, नदी परियोजना। पहली नदी परियोजना तो इंपॉर्टेंट, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। किन किन जिलों को लाभ देती है? रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, 425 मेगावाट। साझेदारी 3 राज्यों से है, एमपी, यूपी, बिहार। 1994-5 में स्थापित हुई थी। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जिले संबंधित है, कौन कौन से राज्य संबंधित है, उत्पादन क्षमता कितनी है, किस नदी पर है और कब स्थापित हुई, पांचों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन, ये भी प्रस्तावित है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि नई है, आ सकती है। आगे देखते हैं संस्कृति। हर जिले की संस्कृति में हम वहां की जनजाति, बोलियां, पर्यटन, ये सब देखते हैं। तो यहां का भी देखें साहब, मध्य प्रदेश की जो तीसरी सबसे बड़ी कोल जनजाति है वो यहां निवास करती है। ठीक है। और मूल रूप से वो बद्री राजा क्षेत्र के कुराली से संबंधित मानी जाती है। जी हां दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल, उसका मूल संबंध कहां से है? तो रीवा के बद्री राजा क्षेत्र के कुराली क्षेत्र से है। तो ओवरऑल रीवा भी याद रख लेंगे तो काफी है। और साथियों, इस कोल का उल्लेख कहां मिलता है? महाभारत और रामायण, ये भी पता होना चाहिए कि किस जनजाति का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं बोली। तो साथियों यहां बघेली, ऑब्वियसली बघेलखंड का क्षेत्र है तो बघेली बोली जाएगी। मेला, महामृत्युंजय का मेला लगता है। महामृत्युंजय का मंदिर भी है। हर वर्ष शिवरात्रि, बसंत पंचमी पे मेला लगता है। और मंदिर का निर्माण कराया था रीवा नरेश महाराजा भैया सिंह के द्वारा। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं।
महामृत्युंजय का मेला रीवा बहुत फेमस है। मंदिर कौन सा है? महामृत्युंजय का मंदिर है। किसने बनवाया? ये इंपॉर्टेंट है, महाराजा भैया सिंह। आगे बढ़ेंगे। अब बाकी दोस्तों पर्यटक स्थल तो आपको सीधे लिस्ट याद करनी है। लक्ष्मण बाग धाम, चिरहुला मंदिर, रामसागर मंदिर, रीवा का किला, ठीक। खगोलीय विद्या केंद्र भी है जो वेंकट भवन के नाम से प्रसिद्ध है। संग्रहालय वेंकट भवन संग्रहालय है, ठीक है। त्योथर, त्योथर अपने देउर कोठार स्तूप के लिए जाना जाता है। देउर कोठार स्तूप जो है दोस्तों सम्राट अशोक ने बनवाए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि देउर कोठार स्तूप के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो त्योथर क्षेत्र रीवा का। किसने बनवाए थे? ये अशोका ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। आराम से इन लिस्ट को, इन पर्यटक स्थलों को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनते हैं, सीधे क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एमबीबीएस प्रीलिम्स हो, व्यापम हो या पटवारी का स्पेसिफिक एग्जाम हो। आगे देखिए, आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों उद्योग में तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर केवल आम से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो बड़ा प्रसिद्ध है, तो आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। फल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। यहां पर कई किस्में एक साथ मिल जाती हैं, लगभग 237, जिसमें सबसे आकर्षण का केंद्र है गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहां से संबंधित है? रीवा। यहां फल अनुसंधान केंद्र है और वहां पर भी आम, अमरूद, इन पे रिसर्च चलती है, ठीक है। और अमेरिका का जो फ्लोरिडा शहर का इरविन वैरायटी वाला आम है वो भी यहां पाया जाता है। प्लीज आम से संबंधित कुछ भी आ जाए रीवा लगा देना, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर का इरविन वैरायटी वाला आम कहां? मध्य प्रदेश के रीवा। कहां? गोविंदगढ़। और आम के अलावा अमरूद, इन दोनों से संबंधित यदि प्रश्न आए कि इनका अनुसंधान केंद्र, रीवा लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी पशुपालन, दोस्तों पशुपालन के परामर्श के लिए एक ऑनलाइन योजना यहां प्रारंभ हुई है और दूध उत्पादन बढ़े उसके लिए गोपाल पुरस्कार योजना शुरू हुई है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। साथियों उद्योग जैसा मैंने कहा, हां एक चीज और, सुपारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं? सुपारी के खिलौने और मूर्तियां बनाते हैं और उसके लिए प्रसिद्ध है। तो अब देखिए तीन बातें हो गई। पहला आम अमरूद रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र, दूसरा और कहां? गोविंदगढ़। और दूसरा उद्योग का आएगा सुपारी से संबंधित, सुपारी के खिलौने, सुपारी की मूर्तियां, ये सब बना के बेच रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब राजनीति की यदि बात करें तो विधानसभा सीट या विधायक, साथियों यहां कुल 8 विधानसभा सीट हैं। जी हां 8 विधानसभा सीट है। रीवा, सिमरिया, सिरमौर, गुड़, मनगवा, देवतालाब, मऊगंज, त्योथर। नहीं करना है, केवल विधानसभा सीट की संख्या देख लेना, वो भी देखना हो तो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिएगा। गिरीश गौतम जी, ये नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, विधानसभा अध्यक्ष हैं, देव तालाब विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सुनिए, यहां से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के। ये दो नाम आप देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक कार्यालय तो पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल 1962 रीवा स्थापित हुआ। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षा, अब कई विश्वविद्यालय विद्यालय यहां पर हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय, इसके अलावा ये तो आप देख ही चुके हैं, प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल। इग्नू के कुल 8 स्कूल केंद्र में से एक यहां पर भी है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि इग्नू का एक केंद्र यहां भी है, और ये पता होना चाहिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। बाकी ये पहला सैनिक स्कूल आप पीछे भी देख चुके हैं, तो ये केवल 2 देख लीजिए, काफी है। आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य, दोस्तों पहला तथ्य इंपॉर्टेंट तो ये कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रीवा में है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य। दूसरा सुनिए, यहां से एक समाचार पत्र भारत भ्राता
निकला या प्रकाशित होता था, जो कि विंध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र माना जाता है, पूरे विंध्य प्रदेश का। मैंने बताया था ना आपको कि भाई आसपास के सारे क्षेत्र को मिलाकर एक विंध्य रियासत बना ली थी, विंध्य क्षेत्र बना लिया था सारी रियासतों को मिला के। तो पूरे विंध्य क्षेत्र का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? भारत भ्राता। ये पता होना चाहिए, यहीं से निकलता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और खेल स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। और सफेद बाग, पहला सफेद बाग यहीं देखा गया था, नाम था उसका मोहन, ये भी पता होना चाहिए जी, हाँ पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और राजा मार्तांड सिंह द्वारा उसे देखा गया था सबसे पहले, ये भी पता होना चाहिए। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है तो आपको कर लेना है। छुड़वाने वाले पॉइंट मैं खुद मेंशन कर देता हूं कि मत होइए परेशान। आगे देखिए, वन पहरेदार का ट्रेनिंग स्कूल। देखिए, मैं जब आपको बैतूल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि वन पहरेदार का ट्रेनिंग स्कूल दो जगह है, बैतूल और रीवा। यहां मैं फिर रिपीट कर दूं, बैतूल के अलावा रीवा में। ठीक, आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, रीवा सौर ऊर्जा परियोजना। दोस्तों गुड़ तहसील में स्थित है, पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल पता होना चाहिए। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर डेट भी इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, इसमें एक सौर पार्क है जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर है। 250 के 3 सौर उत्पादन संयंत्र भी इसमें शामिल है। मतलब टोटल क्षमता कितनी हो गई? 750 मेगावाट। भाई 250 के 3 है ना, तो टोटल क्षमता पता होनी चाहिए कितनी? 750। ये 250 के 3 है, ये हटाइए। क्या क्या करेंगे याद? गुड़ तहसील में है, 2020 में उद्घाटन किया, 750 मेगावाट क्षमता, 3 पॉइंट। 14 सुनिए, उद्योगों के साथ ये दिल्ली मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो है ये उसको भी बिजली प्रदान कर रही है, और कितनी? 24%। ये पता होना चाहिए, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट इसे माना जाता है। 5वां पॉइंट, ये पांचों पॉइंट पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं एमपीपीएससी मेंस तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, सीधे लिखने आ जाएगा, संक्षेप में लिखने आ जाएगा। आगे देखिएगा, जनगणना, जनघनत्व। आप जानते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग उपस्थित है उसे जनघनत्व कहते हैं। कितना है यहाँ का? 375। साक्षरता आप जानते हैं, 7 वर्ष से अधिक के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। कितना है? 71.62। लिंग अनुपात, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं? कितनी है भाई? 930। प्रति 1000 पुरुष पर 930 महिलाएं। अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना। जैसा मैं हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के किसी विशिष्ट पदार्थ, उत्पाद, प्रोडक्ट, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति या पहचान दिलवाने के लिए इन्होंने एक योजना शुरू करी, एक जिला एक उत्पाद योजना। मतलब हर जिले के किसी उत्पाद को मेंशन किया हुआ है वहां की पहचान के रूप में। तो रीवा जिले के सुंदरजा आम को शामिल किया गया है। जी हां, सुंदरजा आम रीवा, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन एक जिला एक उत्पाद से कोई ना कोई जरूर बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और किसी भी तरह से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।